राम राम। आप सभी यूट्यूबर्स का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको यूट्यूबर क्यों बोला, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो भी यूट्यूब यूज कर रहा है, चाहे वीडियो देखने के लिए या कंटेंट बनाने के लिए, वह यूट्यूबर ही है। चलिए फिर से साधुवाद। साथ ही एक और भी अनुरोध है कि हमारा जो पॉडकास्ट है इसको आप देखिए, और अगर आप भी अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो कमेंट करके अपने नाम और अपना टॉपिक्स लिख के भेजें, हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। राम राम। आज हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं, वह है राम मंदिर पर। राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राजनीति भी हो गई। अब उस पे चर्चा करेंगे। अब राम उसके आगे क्या कहते हैं कि राम मंदिर से क्या होगा। राजनेता लोग पूछते हैं क्या बनेगा इससे, अस्पताल बनेगा क्या, आर्थिक स्थिति कितना सुधर जाएगी, किसी को जब बीमार होंगे क्या अस्पताल जाएंगे कि राम मंदिर जाएंगे। इस पर चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ दो मित्र हैं, रोशन भाई और विक्रम भाई। तो सबसे पहले हम रोशन की तरफ चलेंगे। रोशन जी, आपसे हम जानना ये चाहेंगे कि एक टेम्पल इकोनॉमी बोल के एक टर्म यूज किया जाता है, खासकर डिबेट्स में देखा जाता है। और भी कई एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं टेम्पल इकोनॉमी एक बहुत व्यवस्थित इकोनॉमी थी जो कहीं ना कहीं गुम हो गई। कृपया इस पे एक कुछ शब्द बोलें अपना। सभी दर्शकों को राम राम। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग राम मंदिर के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ। तो प्राचीन समय में देखा जाए तो टेम्पल इकोनॉमी हुआ करता था, और टेम्पल जैसे कि अपने आदर्शों को या विचारों के लिए भी यूज किया जाता था, प्रोपोगेट करने के लिए आप कैसा सोच रखते हैं। और उसके अलावा कई राजा महाराजा होते थे जो टेम्पल्स बनाते थे ताकि वो अपना आइडियोलॉजी आगे प्रोपोगेट कर सके। और एक और चीज है कि टेम्पल्स के अराउंड काफी सारी चीजें व्यवस्थित हो सकती है। एक मंदिर बनाने से उसके इर्द गिर्द श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालु आने की वजह से वहां पे इकोनॉमी अपने आप ही बढ़ती जाती है। अगर बड़े मुद्दे पे देखें या मतलब इन बड़े पिक्चर में देखें तो टेम्पल इकोनॉमी इसी के इर्द गिर्द इसको परिभाषित किया जा सकता है। और प्राचीन काल से देखा जाए तो अभी भी मतलब वर्तमान में भी देखा जाए तो मंदिर के इर्द गिर्द सारी अर्थव्यवस्था शुरू हो जाती है। उसके हिसाब से काफी कुछ हो सकता है। विक्रम, आपसे मैं जानना चाहेंगे कि जैसे अपना अगर दक्षिण भारत देख लिया जाए, दक्षिण भारत में अगर देखते हैं तो अभी भी वहां पे पुरानी मंदिरें हैं, जो कि जैसे तिरुपति मंदिर है। कहते हैं कि तिरुपति मंदिर अकेले कैंसर अस्पताल चलाता है, बहुत सारे अस्पतालों को चलाता है, फ्री में राशन, फ्री में जो लोग नहीं होते उन लोग खाना देता है। तो क्या कहीं जो उत्तर भारत का विकास कम हुआ, उसके पीछे क्या इसका भी एक कारण था कि यहाँ पर मुस्लिम आक्रांताएं आए, यहाँ पर लड़ाई लड़े, इनकी इनके जो मंदिर थे, जो मेन सेंटर्स थे, उन पे प्रभावित किया, और वो शायद वो दक्षिण में नहीं किया, जिससे वहां की विरासत संयोज के रखी गई और यहाँ पे उसका इफेक्ट हुआ। सबसे पहले तो राम राम सबको, मित्रों को। इस टॉपिक पे बोलने से पहले हम बोलते हैं कि जय श्री राम। और हम यही कहना चाहते हैं कि आस्था तो हिंदुस्तान में सबको था, उत्तर भारत चाहे दक्षिण भारत में था। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर भारत में मुगलों ने आके जो आस्था को ध्वस्त किया, उन लोग को मतलब फोर्सफुली जबरदस्ती डाइवर्ट करके उनको मतलब आस्था से इधर उधर किए हैं। तो उससे उस हिसाब से मतलब एक मतलब व्यवस्थित नहीं हो पाए मंदिर। मतलब दक्षिण भारत में जो आक्रमण किए थे लोग, तो वहां के लोग इकट्ठे होके अपना अपना सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट रहते थे। मतलब यहाँ थोड़ा सा एकता थोड़ा सा कम था, उस हिसाब से उन लोग ज्यादा अटैक कर पाए। उससे अर्थ इधर का मंदिर मंदिर में थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा हो गया। मंदिर का बहुत भौगोलिक भौगोलिक स्थिति भी एक कारण रही थी, यहाँ पे सीधा ये लैंड का था और समुद्र के कारण। हाँ रोशन जी।
हाँ, आपके भौगोलिक स्थिति वाले कारण में ही हम कुछ ऐड करना चाहेंगे। जैसे जब भी कोई भी आक्रांता या आक्रमणकारी आए हैं, तो नॉर्दर्न बॉर्डर से ही इंडिया में घुसे हैं। इस कारण से जब भी कोई भी अटैकर जब भी आए हैं, तो उनका आने का अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट या मंदिर पे जो भी इफेक्ट हुआ है, वो उत्तर भारत में ज्यादा देखने को मिला है। दक्षिण भारत तक आ नहीं पाए हैं काफी, उसके बहुत सारे कारण भी रहे हैं। बीच में मध्य प्रदेश के इलाके में मतलब पठारी इलाका स्टार्ट होने की वजह से बहुत सारे मतलब दक्षिण का क्षेत्र थोड़ा दुर्गम रहा है उनको आने के लिए, नॉर्थ से पूरी सेना लेके आने, मतलब पुराने समय से अगर देखा जाए तो इस वजह से यहाँ तक वो आ नहीं पाए। और इस वजह से एक और कारण ये रहा है कि उत्तर भारत का जो पॉपुलेशन है उसमें होमोजेनिटी आ गया। जैसे जो भी लोग बाहर से आए कुछ दिन तक तो वो एज ए आउटसाइडर यहाँ रहे, फिर मिक्स होते चले गए कल्चर में। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा बहुत कम देखने को मिला। पेनिनसुलर इंडिया रहा है, उधर आक्रमणकारी मतलब लैंड से तो गए नहीं, बहुत कम गए, और इसलिए उनका कल्चर काफी ज्यादा इंटैक्ट रह गया। उनका टेम्पल आर्किटेक्चर भी सेपरेट सा रहा, उनका मतलब धर्म के प्रति रुझान भी अभी भी देखा जाए तो काफी मतलब संवेदनशीलता नॉर्दर्न सेक्टर साउदर्न सेक्टर्स में ज्यादा है, और उनका टेम्पल इकोनॉमी भी ज्यादा बेहतर ऐसा लगता है कि बेहतर रहा है पुराने समय में भी, और अभी भी उत्तर भारत के तुलना में बेहतर है। हाँ, जैसे कि देखा जाए कि जैसे अगर बिहार का भी स्थिति देख लें तो पटना में वो कहा जाता है जो पटना का महावीर मंदिर है, वो खुद ही अकेले 5 अस्पताल चला लेता है। तो कहीं न कहीं ये उसके साथ-साथ जितने भी वहाँ पे रेहड़ी लगाने वाले हैं, ठेला लगाने वाले हैं, उनका रोज़गार चल ही रहा है। तो विक्रम, हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जैसे ये टेम्पल इकोनॉमी हमारा हम पास्ट की या फिर प्राचीन समय की चर्चा कर लिए। अभी भव्य राम मंदिर बन रहा है, कहते हैं लोग 30% भी बना है, अभी और भी बनेगा। ऑलरेडी रोज न्यूज आ रहा है कि 5 लाख 6 लाख लोग जा रहे हैं वहां पे। अब इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ बड़े स्तर पे भारत के इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? भारत का इकोनॉमी पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे देख लो अयोध्या के ही बारे में देख लिया कि उधर एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बड़े पैमाने पे बन रहा है। उस हिसाब से तो मतलब वहाँ का मार्केट बनेगा, मॉल वगैरह खुलेगा, मतलब रहने का जो लोग विदेश से आएंगे उनके रहने का व्यवस्था, होटल खुलेगा, बहुत सारी व्यवस्था, रेस्टोरेंट खुलेगा, बहुत सारी इकोनॉमी में अयोध्या के खास करके अयोध्या वालों को बहुत इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। उसके बाद तो जहाँ जहाँ मंदिर वगैरह चाहे जो भी पर्यटन स्थल बनता है वहां तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने का बहुत संभावना। रोशन, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो हो गई अपना आर्थिक के रूप में तरीके से हमारा हम देख ले कि आर्थिक एक इफेक्ट पड़ा ही है। इसमें ये भी एक न्यूज आई हुई थी कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन अपना जो शेयर था, स्टॉक मार्केट था, वो भी 5वें स्थान से चौथे स्थान पे आ गया। कहते उसने हांगकांग को भी पीछे कर दिया। अभी अगर राजनीतिक प्रभाव पे अगर हम नजर डालें कि राजनीतिक पे क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा, द वे ऑफ पॉलिटिक्स, कैसे राजनीति हो रही थी आज तक, उस पे क्या चेंज आने वाला है आगामी कुछ वर्षों तक, या फिर आगामी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके व्यू में क्या चेंज आने वाला है? देखिए, अगर हम देखना चाहेंगे भारत का इतिहास देखें तो धर्म और राजनीति समानांतर चले हैं। महात्मा गांधी का भी अगर देखा जाए तो उनका जो भी राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि इंडिया का सोसाइटी ऐसा है जहां हम धर्म और राजनीति को अलग अलग करके नहीं चला सकते हैं। इसीलिए हम आज भी देखते हैं कि धर्म के नाम पे तुष्टीकरण होता है वोट्स को लेके, लेकिन इसको सेपरेट करने का कोशिश कुछ हद तक किया गया है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में धर्म को राजनीति के साथ रखा गया है, अलग नहीं किया गया है। भले ही हम बोलते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, सभी धर्मों को बराबर यहाँ पे बराबर दर्जा दिया गया है, लेकिन धर्म राजनीति का हमेशा से एक मुद्दा रहा है। राम मंदिर आजादी के बाद से एक कांस्टेंट एक मुद्दा रहा है वोट के लिए भी, चाहे वो बीजेपी ने इसका यूज करा हो या किसी और पार्टी ने यूज किया हो।
और ये हमेशा से एक मुद्दा रहा है। काफी समय और पहले तक पार्टी तो ऐसा यूज ही लगता नहीं था कि किया है, हाँ बीजेपी जी, पहले से लेकर चली, और पार्टी तो कोई यूज ही नहीं किया आज तक। वो तो विपक्ष मतलब अगेंस्ट निगेटिव में यूज किया है, अलग हो सकता है, निगेटिव में यूज किया है एक नहीं किया तुष्टिकरण है। करने के लिए। राजीव गांधी खुलवाए थे गेट, वो नहीं, अपना ठीक है, राजीव गांधी का एमपी। जैसे कहते हैं कि वहां के लोग के एम पांडे ने खुलवाया था, वो जो जज थे उन्होंने पीआईएल दाखिल किया था। वो तो राजीव गांधी तब सरकार। खुलवाते हैं जब कोर्ट जो केस होता है, अगर वो केस सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में लंबित होता है, तब हम मान सकते थे कि राजीव गांधी ने करवाया था। वो कोर्ट उस समय जिला अदालत के पास में था, जिला जज के पास में था। तो ऑर्डर उसपे सरकार ने दिया था। राजीव गांधी का उतना उस समय, तो राजीव गांधी जो है नए बने हुए थे 84-85 में, उतना उनका भी कह भी सकते हैं कि विपक्ष का प्रेशर था उस समय, बहुत ज्यादा आंदोलन का प्रेशर था। वो अच्छा चलिए, हम राजनीतिक आते हैं लाभ लेने अगर, के चक्कर में खुलवाया था। हाँ ये बात सही है, ये बात भी है। आते हैं हम इस पे राजनीतिक। कि अगर अब भारत का अगर हम सोचा जाए कि सांस्कृतिक कैसे इसमें एक नया पड़ाव है, एक कहते हैं कि 30 साल से लंबित है, उसके सांस्कृतिक कैसा प्रभाव पड़ेगा? विक्रम, आप बताइए। सांस्कृतिक प्रभाव जब तब पड़ेगा, मतलब लोग अगर राम मंदिर विजिट करने जाएं, उससे मंदिर देखें, वो अच्छा बात है। लेकिन अगर मंदिर के बहाने अगर राम के व्यक्तित्व को पढ़े जाने, उससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो लोगों को जरूरी है कि उनका व्यक्तित्व को जाने। राम मंदिर तो ठीक है, मंदिर तो बहुत सारा है कंट्री में, लेकिन उसके कहीं भी जा रहे हैं आप, जो मंदिर है, कहीं तीर्थ स्थान है, उसके बारे में जाना। उसके बाद जो अच्छा बात है, उससे एक 10% भी अगर आदमी सीख ले, मतलब लोग सीख ले, तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा सांस्कृतिक हमारे। हाँ रोशन। विक्रम विक्रम ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। हमारे मतलब भारतीय संस्कृति तो हमारा बहुत अच्छा हेरिटेज रहा है। तो उस हेरिटेज का पार्ट हमेशा से एक रहा है। राम राज्य एक कांस्टेंट वर्ड रहा है, जो काफी समय से आजादी के पहले से या उसके पहले जब भी से आप बोलना चाहें, राम राज्य एक शब्द रहा है हमेशा से। राम का राज्य जैसा चला था वैसा शासन होना चाहिए। राम का जैसा कैरेक्टर है वैसा कैरेक्टर होना चाहिए। तो अगर इसका कुछ हिस्सा बस हम घूमने ना जाएं, कुछ उसका कुछ हिस्सा समाज में भी आना चाहिए, तभी संस्कृति में जो भी तब्दीली आ सकता है या जो भी सुधार। दुष्प्रभाव चल रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है कुछ हद तक। राम मंदिर के इतिहास पे तो इतिहास क्या रहा है अभी तक? तो अभी तो हम इतिहास से देखें तो 5 अगस्त 2020 से लेकर के 22 जनवरी 2024, वो भी अभी इतिहास ही बन गया है। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज 27 तारीख को, तो इतिहास बन गया वो भी एक बना टूटा कैसे हुआ वो भी। अब उसके पहले अगर हम देखा जाए, तो विक्रम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या रही है लड़ाई, इसके बारे में कुछ इस पे प्रकाश डालें आप। लड़ाई जानने से पहले इसका इतिहास जानना पड़ेगा। राम मंदिर सबसे पहले 500 ईसा पूर्व पहले बनाया गया था शायद। वो राम का बेटा का बोला जाता है कि कुछ बड़े बेटे थे ना, वही बनाए थे। उस समय पूजा पाठ करवाते थे उस समय। फिर कुछ मतलब जब विक्रमादित्य आया, तो उस समय देखा कि मंदिर कोई था, उसको मरम्मत करवाया। उसके बाद वो मतलब काफी इम्प्रूव किया था। उसके बाद फिर लोग था वही था। फिर अंग्रेज बाबर आया था उस समय, 16वीं शताब्दी के समय। वो सुनते हैं कि वो मंदिर को तोड़ के मतलब मस्जिद का निर्माण करवाया। उस समय अंग्रेज भी हम्म। लोग बोलते थे, जो अंग्रेज विजिट करते थे। एक विलियम फोस्टर करके अंग्रेज था, वो अपने बुक में लिखा था, अर्ली ट्रेवल इन इंडिया बुक में, कि यहाँ एक मंदिर था, वो पूजा होता था, ये सब बारे में उसने डिटेलिंग दिया था, बुक में अभी भी है शायद। तो यही इतिहास रहा है उस समय का। फिर रोशन, आगे। जब ये बात होती है मुस्लिम संप्रदाय में, बात होती है इसको लेकर के, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ आस्था के नाम पे सुप्रीम कोर्ट दे दिया। आप इससे कितना तक सहमत हैं कि सिर्फ आस्था के नाम पे दिया गया, या उसके प्रमाण के नाम पे भी सुप्रीम कोर्ट दिया होगा? देखिए, कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आस्था पे तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं चलती, या हमारी न्याय व्यवस्था जो भी है आस्था पे तो नहीं चलती। जब तक उनको कोई प्रमाण नहीं मिलेगा वो ऐसे नहीं दे सकते। अगर हम देखा जाए तो हम आज का एक उदाहरण देना चाहेंगे। ज्ञानवापी मॉस्क में भी अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कुछ इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये ऐड कर रहे हैं। ज्ञानवापी मॉस्क है, उसमें भी
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया है, उसका रिपोर्ट दिया है, और वो शायद 3 साल या 4 साल से वहाँ सर्वे कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर उसका रिपोर्ट दिया गया है, उसमें अलग-अलग मतलब जांच किया गया है कि उसका बाउंड्री वॉल्स या उसमें फिर उन्होंने मतलब बिल्ड उसका स्ट्रक्चर, उसका बाउंड्री वॉल्स में कैसा था, कब का बना हुआ है, कब चेंजेस लाया गया, उस हिसाब से बाबरी मस्जिद का भी किया गया होगा। मुझे पूरा बाबरी इसके मस्जिद बारे का में तो पता मैं नहीं है। अच्छा, बाबरी मस्जिद का हम आपको मतलब जो बाबरी मुझे बाबरी जानकारी मिली मस्जिद का आप पता बाबरी मस्जिद का पता था कि उसमें एक मोहम्मद के मोहम्मद करके एएसआई थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो थे एसोसिएट हेड, डायरेक्टर थे। डायरेक्टर डायरेक्टर थे। तो वो बोले थे कि मतलब यहाँ तो राम मंदिर का पता नहीं, लेकिन मंदिर का पिलर मिला था, मतलब तो उस हिसाब से मैं भी बताता प्रूफ हूँ होता है कि उसका मंदिर था। एक्चुअली क्या हुआ था। इसमें अगर राम मंदिर के केस में देखा जाए तो इसमें पहले भी 1850 के राउंड में ही पहले केस पड़ गई थी, जो केस गया था जिला जज के पास में। तो जिला जज ने उस समय अंग्रेज शासन था काल था, उस समय उसको जमस्थान मस्जिद बोलते थे, बाबरी मस्जिद नाम भी नहीं था। जमस्थान जन्मस्थान मस्जिद मस्जिद। मस्जिद ये बहुत सालों तक रहा, 60-70 के दशक में, 1960-70 में जब इसको कुछ बरगला करके इसको बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। पहले ये जन्मस्थान मस्जिद ही बोलते थे इसको। उस समय ये था कि उसमें तब हो गया था कि ये हिंदू लोग जाके इसमें पूजा करते थे, उसमें बस मूर्ति नहीं थी। तो बोलते हैं वो केस चलता रहा। और सबसे पहले जो सिग्निफिकेंट अगर आप देखेंगे तो जब देश आजाद हुआ तो 1949 दिसंबर मंथ में क्या हुआ कि जब वहां पे मूर्तियां रखी गई मस्जिद में, या बोलते हैं मूर्ति अपने से आई रामलला की, तो वहां पे लोग पूजा करने जाने लगे। उस समय पंडित नेहरू और जीबी पंत थे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। तो पंडित नेहरू ने जीबी पंत को बोला कि आप मूर्ति वहां से हटवाइए। तो उस पर जीबी पंत को ऑर्डर दिया गया। जीबी पंत ने वहां के डीएम जो कि केरला के थे, के नायर साहब, अभी भी डीजीपी वहां पे लोग डीजीपी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर साहब, उनको अभी भी लोग वहां नायर साहब कहते हैं। रोड भी है अयोध्या में के नायर के नाम पे। तो बोलते हैं कि के नायर को ऑर्डर दिया गया कि वो इंडियन सिविल सर्विस से आए थे, उन्होंने पढ़ाई भी विदेश से पढ़ के आए थे, लंदन से, बैरिस्टर थे। तो उनको बोला गया कि हटाइए, तो बोले हम नहीं हटा सकते, राइट्स हो जाएंगे, यहाँ पे लोगों की आस्था का सवाल है। तो उन्होंने मना कर दिया। इस पे नेहरू पंत थोड़ा सा पंत गुस्से में उनको उनका सस्पेंड कर दिए थे। इस पर वो बैरिस्टर थे ही, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। और हाई कोर्ट के जानने के बाद वहां अपना खुद का लड़े और वो फिर जीत गए, कि फिर से उसको सर्विस देना पड़ा सरकार को। तो ये पहली लड़ाई बोलते हैं कि के नायर का बहुत योगदान था। शायद उसी समय दब जाता, जैसे सोमनाथ मंदिर का दबाने की कोशिश की गई थी, बट ये हुआ नहीं। दूसरी बात, के मोहम्मद जी, ये भी केरला के ही थे। के मोहम्मद का क्या था कि जब खुदाई चालू हुई 77 के राउंड में, तब 7 पिलर मिले थे। उस समय तत्कालीन सरकार जो थी रुकवा दी थी, किससे भड़काऊ होगा, ये होगा, मतलब एक अपना राजनीति कह ले या फिर जो भी हो सकता है, उस समय जो भी व्यवस्था रही होगी उसको हम नहीं कह सकते, वो रोक दी गए। फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन स्थापित होता है, विश्व हिंदू परिषद आंदोलन चालू करता है। फिर उसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लेता है, फिर भारतीय जनता पार्टी लेती है। भाजपा बोली कि राम, उनका मतलब मैनिफेस्टो में अपने लिख लेती है, क्योंकि हमको ये करवाना ही करवाना है। जा करके लोगों को बोलते हैं उस समय की, लोगों को कि घर घर में आकर के वो लोग मतलब करते थे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, कार सेवा करनी करके उन्होंने अपना एक जन आंदोलन बना दिया। रथ यात्रा निकाल करके सोमनाथ से अयोध्या तक की एक जन आंदोलन बना करके 92 में ढा दिए उस मस्जिद को, मतलब जो भी था कथित स्ट्रक्चर जो था। अब उसमें के मोहम्मद जी 77 में थे, उन्होंने जब खुदवाया था, फिर उसके बाद 2003 में फिर खुदाई चालू हुई उसकी। उसमें 72 खंभे मिले, 72 पिलर जो ऊपर मिले। उसके बाद रडार की मैपिंग से पता चला कि नीचे और भी खंभे हैं, रडार से पता किए, तब उस पे जजमेंट आया कि नहीं भाई इस पे है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये लोग का भी योगदान काफी रहा है। भी ये कहा है कि हाँ, इसमें एक था सिख धर्म का कैसे इसका एक लास्ट में भी रोशन, अगर तुम आपको कुछ इस पे प्रकाश डाल सको तो बताओ, फिर इसको हम सम अप करते हैं।
बताइए क्या सवाल क्या है? कि जो राम मंदिर से आंदोलन जुड़ा हुआ था उसमें सिख धर्म का क्या योगदान था? राम मंदिर वाले में सिख धर्म का योगदान क्या था? वो निहंग सिख के बारे में बोलना चाहता है ना, वो नहीं निहंग हमको सिख। पता है इस बारे में। ठीक है विक्रम। निहंग, हाँ निहंग सिख थे जो शायद वही 1858 ईस्वी ईस्वी के समय अंग्रेज के शासन था उस समय। मतलब वो उस विवादित जमीन था ना, उसमें मस्जिद और चबूतरा बना हुआ था। वहीं लोग आके मतलब उस मस्जिद में आके राम का मूर्ति स्थापित कर दिए थे। चारकोल से नाम राम हम लिख दिए थे। 25 को निहंग सिख घेर के मतलब राम राम का मूर्ति स्थापित किए थे। वही हिस्ट्री उनको, उन लोग भी मतलब, और गुरु नानक वगैरह का भी पूजा पाठ किए थे। मतलब उन लोग का भी काफी आस्था था राम में। उनका तो अभी भी आस्था है राम को, इवन जैन धर्म बौद्ध धर्म सब जगह आस्था है। उनकी अगर हाँ लिनियोलॉजी देखी जाती है तो उसमें राम को उनको स्थान देते हैं, जैसे जैन धर्म का अगर वो आता है। और अयोध्या में जैन धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था उस समय। अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे उस समय, उनको भी तोड़ दिया गया था। ठीक है। और वैसे में मैं देखा जाए इसमें तो बौद्ध बुद्ध धर्म धर्म का और जैन धर्म दोनों ही का कर्म भूमि और जन्म भूमि बिहार यूपी का रीजन ही रहा है। एक लास्ट मतलब एक ऐसा विचार है कि राम मंदिर ऐसे हो गया तो मतलब अ, अभी तक इसके पहले जैसे राम मंदिर में इतना हुआ, संघर्ष हुआ, बहुत सारे दिनों तक चला, 76 आंदोलन हुए, यहाँ तक कि वहां के जो सूर्यवंशी ठाकुर लोग थे, मतलब क्षत्रिय लोग थे, उन्होंने एक वो कर दिया था कि वो लोग मतलब क्या छाता नहीं लेते थे और चमड़े का जूता नहीं पहनते थे। 500 सालों से उनके यहाँ कल्चर ही चल गया कि जब बनेगा राम मंदिर तब पहनेंगे। तो वो सब है, वो सब चलता रहता है। ये ठीक है। अभी यही है कि प्रभु राम का मंदिर तो अब बन गया है। अब इस पे विकास करना है। आगे भी लोगों को इस पे एक ऐसा राह दिखाए कि सिर्फ कि विरासत से भी अपना, हमारा ऐसा नहीं था कि विरासत एकदम खराब था। जैसे एक मेंटेलिटी बना दिया गया था खासकर आज के पीढ़ी के में, एकदम ज्यादा ज्यादा उतना नहीं था। उसमें एक आना चाहिए कि नहीं, विरासत भी एक चीज थी। और उससे हम सीख लेकर के अगर एक नए डायरेक्शन में डेवलपमेंट के भी उसमें जा सकते हैं। तो इसी बात से हम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। रोशन कुछ बोलना हाँ चाहते हाँ, कुछ बोलो। कहना चाहिए। देखिए हम ऐसा है कि हम लोग काफी समय से गुलाम रहे हैं। अगर मुस्लिम अतिक्रमणकारी हो या अंग्रेज हो, तो किसी को भी गुलाम बनाने के लिए सिर्फ ऐसे सेना बना लेने से और उन पे कैप्चर करके नहीं होता है। आप मेंटली भी उनको कैप्चर करना होता है। इसके लिए हम ऐसे दिखाया जाता है कि आपका कल्चर वीक है या उसको अंडरमाइन किया गया है। ब्रिटिशर्स ने भी आने के बाद सबसे पहले यही किया। स्टार्टिंग में हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, उसके बाद उसका जहां जहां खामी था उसको ढूंढ के ऐसा दिखाया है कि भारत का संस्कृति तो अच्छा है नहीं, हम तुमको जो सिखाएंगे वही बेस्ट है। और वो आइडियोलॉजी काफी समय से इंडियन मेंटालिटी में रह गया है। इसीलिए हम आज भी वेस्टर्न सोसाइटी को बेहतर, मतलब उनका जो कल्चर है उसको हम लोग बेहतर मान रहे हैं। हमारे लिए डेवलपमेंट का एक देखने का नजरिया है कि विकसित मतलब वैसा दिखना है जैसा वेस्टर्न लोग दिख रहे हैं। ये मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाके समाज में हम अपने संस्कृति को या अपने कल्चर या हेरिटेज को महत्व तभी बढ़ेगा। हमारा कल्चर काफी अच्छा रहा है, इसके बारे में भी कभी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, कैसे ठीक इस है, पे हम कभी बढ़ावा इसका दे सकते हैं। उदाहरण लेंगे इसका। ठीक है, आप सभी का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। धन्यवाद।